वेलकम टू द नेशनल टीवी। सवाल देश की सेफ्टी का है, जिसके लिए अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या खतरे बनते जा रहे हैं। सवाल उठने लगे हैं कि अतिथि देवो भव तो क्या देश को धर्मशाला बना दे? ये सवाल बड़ा है। दरअसल बीते कुछ समय से देश में रोहिंग्या घुसपैठियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश से कश्मीर तक रोहिंग्या घुसपैठियों की झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं। बीते दिनों से उत्तर प्रदेश के मथुरा, गाजियाबाद, खपुरा, मेरठ और सारंगपुर से 74 घुसपैठियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किए हैं। यहाँ तक कि कईयों ने राशन कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट भी बना लिए हैं। ये आरोप लगाते हुए कि वो बांग्लादेश के जरिए भारत में प्रवेश करके अवैध रूप से रह रहे हैं। रोहिंग्या संकट एक दुखद स्थिति है जो कई दशकों के सामने आई है, जिसने सैकड़ों हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को प्रभावित किया है। एक अल्पसंख्यक समुदाय जो ज्यादातर म्यांमार के राखीन में रहता है। न तो म्यांमार की सरकार और न ही राखीन का प्रमुख जाति या बौद्ध समुदाय, जिसे राखीन के नाम से जाना जाता है, रोहिंग्याओं को देश के नागरिक के रूप में मान्यता देते हैं, बल्कि इसके बजाय उनके बांग्लादेश से अवैध रूप प्रवासी मानते हैं। जबकि दक्षिण एशिया और दुनिया भर में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं रोहिंग्या शरणागत संगठनों को मुख्य रूप से मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ लोग इसकी मुस्लिम पहचान के चश्मे से भी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि उन्हें शरण देने में भारत की अनिच्छा एक निश्चित धर्म पूर्वग्रह से प्रेरित है। कुछ भारतीय मुस्लिम संगठनों ने भी रोहिंग्या समुदायों के प्रति एकजुटता दिखाई है। अफसोस की बात है कि राष्ट्रीय हित को फिर एक विशेष समुदाय को पीड़ित करने और निशाना बनाने की कहानी के रूप में चित्रित किया जा रहा है। फिर भी इस संकट पर भारत की प्रतिक्रिया राजनयिक, मानवीय राजनीति और भू राजनीतिक विचारों से जुड़े विभिन्न कारकों की बहुआयामी परस्पर क्रियाएं से आकार लेती है। लेकिन नई दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार राष्ट्रीय सुरक्षा है और कुछ कट्टरपंथी रोहिंग्या समूहों की जुड़ी हिंसा के इतिहास को देखते हुए यह सही है। रोहिंग्या संगठन के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सरकार की चिंताएं गलत नहीं है। वर्ष 1974 में रोहिंग्या पैट्रियटिक फ्रंट (आरपीएफ) का उदय हुआ, एक चरमपंथी सशक्त समुदाय जो स्पष्ट रूप से विश्व भर में इस्लामवादी आंदोलन और कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित था। इसके कुछ साल बाद समूह विभाजित हो गया और 1982 में रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन (आरएसओ) के नाम से जाना जाने लगा। अधिकतर कट्टरपंथी गुट का संगठन हुआ। आगे विभाजन के कारण अराकान रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट का गठन हुआ। आरएसओ को कई मुस्लिम समूहों के समर्थन प्राप्त हुए, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में जमात इस्लामी, अफगानिस्तान में हिजब इस्लामी, भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन, साथ ही मलेशिया में अंगार काटन वेलिया इस्लाम सा मलेशिया के रूप में। 1980 और 1990 के दशक में आरएसओ ने म्यांमार सीमा के पास बांग्लादेश के दूसरे राज्य के हिस्से में छोटे अड्डे बनाए थे, लेकिन मुख्य भूमि म्यांमार के भीतर इसके उपस्थित नहीं मानी जाती। हालांकि अप्रैल 1994 में रोहिंग्या आतंकवादियों, जिनमें एक समूह भी शामिल था जो दक्षिणी मांगगाड में म्यूनहुड गांव में नाव से पहुंचे, ने बम लगाकर शहर पर हमला किया और कई नागरिकों को घायल कर दिया। रोहिंग्या मुहाजिरों ने शहर के बाहरी इलाकों को भी निशाना बनाया। आरएसओ के कथित तौर पर अल कायदा के संबंध थे। सीएनएन ने अगस्त 2022 में अल कायदा के अभिलेखागार से जो 60 वीडियो टेप प्राप्त किए थे, उनमें से एक का शीर्षक था बर्मा था और इसमें बांग्लादेश में क्रॉक्स बाजार के पास आरएसओ शिविरों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे मुसलमानों को दिखाया।
मानवीय दायित्व की वकालत करने वाले और सुरक्षा संबंधित चिंताएं व्यक्त करने वाले के बीच चल रही बहस के बीच एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य उभर कर सामने आई है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि रोहिंग्या को अवैध प्रवासी मानने से वास्तव में भारत की सुरक्षा बढ़ने के बजाय कमजोर हो सकती है। उन्हें डर है कि समूह को निशाना बनाने से दमित रोहिंग्या समुदाय के भीतर कट्टरपंथ बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पर महत्वपूर्ण स्पिलओवर प्रभाव पड़ेगा। सीमा के पास एक कट्टरपंथी समुदाय की मौजूदगी न केवल भारत के लिए बल्कि पड़ोसी देश में रहने वाले उसके प्रवासी भारतीय के लिए भी एक गंभीर खतरा है। नतीजतन वे रोहिंग्या संगठन से निपटने में सुरक्षा निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने का आग्रह करते हैं। यद्यपि ये तर्क आकर्षण लगता है कि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सीमा के बाहर रोहिंग्या संगठन जैसे खतरों को संबोधित करना शरणार्थियों समूहों को मातृभाषा के भीतर पनपने की अनुमति देने से अधिक व्यवहार हो सकता है। भारत पहले भी रोहिंग्या चरमपंथियों के हमले देख चुका है। उदाहरण के लिए 7 जुलाई 2013 को बोधगया विस्फोट में म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार के प्रति स्रोत के रूप में देखा गया। बताया जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन के संगठित मोहम्मद उमैर सिद्दीकी ने खुद ऐसा कहा। अक्टूबर 2014 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बर्दवान विस्फोट के सिलसिले में खालिद मोहम्मद को गिरफ्तार किया। हैदराबाद का एक रोहिंग्या मुस्लिम ने जिसने म्यांमार में आतंकवादियों और लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों को ट्रेनिंग दी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के अलावा इन कट्टरपंथी तत्वों में भारत में अन्य मुसलमान समूहों को शिक्षित करना और उनके साथ संबंध बनाने की भी क्षमता है। यह स्थिति भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकती है और आमतौर पर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करेगी। हमने देखा था कि 2012 में आज़ाद मैदान में दंगे कैसे हुए। रखाइन हिंसा के विरोध में एकत्रित हुए भारतीय मुसलमान ने भड़काऊ भाषण दिए और स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई। इसके बाद भी हिंसा का दौर शुरू हो गया। महिलाएं पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ की गई और अमर जवान स्मारक का अपमान किया गया। भारतीय मुस्लिम के लिए एक महत्वपूर्ण सबक सीखने का समय आ गया। जब गंभीर मुद्दों को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है तो वे समाज के भीतर मतभेदों को बढ़ाने का जोखिम उठाते हैं। राष्ट्र के हित को दरकिनार करना और केवल साझा विश्वास के आधार पर अवैध अप्रवासियों का आंख बंद करके समर्थन करना विभाजनकारी परिणामों को जन्म दे सकता है। यदि मुस्लिम बुद्धिजीवी या नेता यह तर्क देते हैं कि अवैध मुस्लिम प्रवासियों को शरणागत का दर्जा न उनके खिलाफ अन्याय है, तो उन्हें आत्मनिरीक्षण करना और अन्याय की परिभाषा से खुद को परिचित करने की ज़रूरत है। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।